हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आइए देखें आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक सीपीसी का टॉपिक है। सीपीसी का टॉपिक में भी ऑर्डर 37 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझने में आसान है, पर समझे कैसे, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए तो ये आपके लिए ऑर्डर आसान है, या कोई भी ऑर्डर आसान है। हर एग्जाम में जो भी जुडिशरी से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, उसमें ऑर्डर 37 का एक या दो प्रश्न आता है। ऐसी संभावना लगातार बनी रहती है। आइए स्टार्ट करें, ऑर्डर 37 के विषय में कुछ जानकारी लें। सबसे पहली बात कि ऑर्डर 37 क्यों इंक्लूड किया गया, इसके अंदर सीपीसी में शामिल क्यों किया गया। कोई भी ऑर्डर जो शामिल किया गया है उसके पीछे कोई वजह है। अगर हमें वजह पता हो, बेसिक पता हो, तो हमें चीजें याद करने में आसानी रहती है। ऑर्डर 37, ऑर्डर 37 है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर, समरी का अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त। तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि छोटा बनाया गया, संक्षिप्त बनाया गया है, स्मॉल इन साइज बनाया गया है, या उसकी प्रोसीजर ऐसी है कि वो छोटा है। तो ऐसा क्यों बनाया गया है ये भी हम जाने। देखें, समाज में यदि पैसे का लेन देन, एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, और जो टाइमली इन्फोर्स ना हो, लोगों को न्याय ना मिले, तो देश की इकोनॉमिक पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे कुछ नियमों का बनाना जरूरी होता है। इसलिए आप देखें, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। रैंकिंग लगातार बढ़ने के पीछे वजह यह है, हमारे कानूनों में कुछ सुविधा दे दी गई है। हमारे हमारे लॉस कुछ ऐसे बना दिए हैं जो इफेक्टिव रेमेडी देते हैं, जो बहुत ही जल्दी रेमेडी देते हैं, और उसका उपयोगी रेमेडी भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो जैसे जैसे आप नए लॉज में देखें, जैसे एनडीए गवर्नमेंट के इसमें 100 से अधिक, 100 बल्कि 300 से ऊपर अधिक लॉज में कुछ चेंजिंग हुई हैं। उन चेंजिंग से केसेस के डिस्पोजल में आसानी होने लगी, टाइमली डिस्पोजल होने लगा। उसी प्रकार से ये ऑर्डर भी है कि यदि दो लोगों के बीच में पैसे से रिलेटेड कोई वाद है, या एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से, बिल ऑफ एक्सचेंज से, हुंडी से रिलेटेड कोई मुकदमा है, छोटे से शब्दों में जाने, एक एज ए लेमन भाषा में, तो ये पैसे से रिलेटेड मैटर है, पैसे के लेन देन से कोई उपजी समस्या है, वाद है, तो उसका इफेक्टिव रेमेडी यहां पे ऑर्डर 37 में दी गई है। यानी कि ऑर्डर 37 का अर्थ है समरी प्रोसीजर, यानी छोटी सी प्रक्रिया के अंदर किसी को पैसे दिलवा देना, छोटी सी प्रक्रिया के अंदर पैसे से रिलेटेड मुकदमों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। इसलिए ऑर्डर 37 बनाया गया है। अब जरा आए एक एक इसके सेक्शन पे, तो देखें क्या है। आइए, ऑर्डर 37, ऑर्डर 37 रूल 1 है, और रूल 2 है, रूल 3 है। ये इंपॉर्टेंट रूल हैं। रूल 4, 5, 6, 7 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही एग्जाम में पूछे जाएं कभी। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, उसमें भी रूल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात क्या है, रूल 2 जो है इसके अंदर से इंस्टीट्यूशन से संबंधित सवाल आते हैं। रूल 3 में अपीयरेंस से संबंधित सवाल हैं। अगर आपने कोर्ट में जाते हो, अगर आपके हैबिट बनी हो सिविल केसेस में जाने की, तो आप देखेंगे ऑर्डर 37 के मुकदमे बहुत हैं। ऑर्डर 37 के जरिए इफेक्टिव रेमेडी की संभावना लगातार बनी रहती है। तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, यही 3 ऑर्डर्स हैं। रूल्स इनमें अलग अलग हैं। तो ऑर्डर 1 कहता है कि ऑर्डर 37 का जो रेमेडी है, यानी समरी प्रोसीजर है, यानी संक्षिप्त विधि जो है केसेस के निपटाने की, वो कहां कहां एप्लीकेबल है। रूल 1 में कहता है सिविल कोर्ट में, स्मॉल कॉज कोर्ट में, यानी एक होता है स्मॉल कॉज कोर्ट जिसकी पेक्यूनरी ज्यादा नहीं है। स्मॉल कॉज अब तो खैर अधिकतर जगह से हटा दिए गए स्मॉल कॉज, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में ही उसको मर्ज कर दिया गया है। तो सिविल कोर्ट हो गई, स्मॉल कॉज कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गया, इनमें एप्लीकेबल है, पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है एप्लीकेबल। तो सवाल आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाए कहां एप्लीकेबल नहीं है, तो आप याद रखें एप्लीकेबल तो हर जगह है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। रूल 1 ये कहता है। रूल 1A क्या कहता है, कौन कौन से मैटर में एप्लीकेबल है।
बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज या प्रोमाइजरी नोट, रिकवरी हो किसी अमाउंट की, डेट की हो, लिक्विडेटेड डैमेजेस की हो, उधारी की हो या कोई मुआवजा संबंधी हो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, गारंटी हो, इन सब पे लागू है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको मालूम होगा, हुंडी या अन्य भाषाएं भी में भी इसका वर्णन है कि एक जगह आपने एक को पैसे दिए, उसने आपको कोई लिख के दिया और दूसरी जगह उसके लिखे हुई जो स्लिप है उसको आप दूसरी जगह से इनकैशमेंट आपकी हो सकती है, वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। खैर इन बातों पे नहीं जाते, हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। रूल 1 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा सब में एप्लीकेबल है। रूल 1A कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमाइजरी नोट, गारंटी, लिक्विडेटेड डैमेज है, डेट है, उधारी है, उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, सब में एप्लीकेबल है। रूल 1 एप्लीकेबल की बात कहता है। रूल 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट की बात बोलता है। रूल 2 कहता है, रूल 2 का 1C कहता है अगर कोई मुकदमा ऑर्डर 37 के जगह डाला जाए, उधर ऑर्डर 37 के तहत डाला जाए, तो आपको उसके ऊपर लिखना होगा अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी, ऐसे लिखना पड़ेगा। उस सूट के ऊपर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सूट निरस्त हो जाएगा, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से आपने हेडिंग में ऑर्डर 37 नहीं लिखा है। एक बात। दूसरा, रूल 2 का 2 सम्मन फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी में होगा। अपेंडिक्स बी बनाया गया फिक्स फॉर्मेट है, उसमें सम्मन जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल सम्मन जो सीपीसी के अंदर दिए गए हैं उन पर नहीं भेजा जाता, उनके अकॉर्डिंग नहीं भेजा जाता। ऑर्डर 37 के सम्मन अलग तरीके से होते हैं, ऑर्डर 37 के सम्मन अलग फॉर्म में जाते हैं। तो अपेंडिक्स बी में फॉर्म नंबर 4 है जो सीपीसी में दिया गया है। रूल 2 का क्लॉज 3 है अपीयरेंस जरूरी है, डिफेंडेंट का आना जरूरी है, जिसके अगेंस्ट में मुकदमा किया गया है उसका आना जरूरी है। अगर वो नहीं जाता आता, उसके डिफॉल्ट में एडमिट कर दिया जाएगा, उस मान लिया जाएगा हाँ इसने पैसे लिए थे या इसका ऐसा केस था, तो माल एडमिटेड किया जाएगा और डिक्री कर दी जाएगी उसके अगेंस्ट में। यानी ए ने बी को पैसे दिए, बी को सम्मन गया फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी में, वो अपीयर नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि उसने ये मुकदमा एडमिट कर लिया है और उसके अगेंस्ट में डिक्री हो जाएगी। ये ऑर्डर 37 की यही स्पेशलिटी है, इसमें अपीयर नहीं हुआ तो भी डिक्री हो जाएगी, इसलिए इसे संक्षिप्त जब प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर है, संक्षिप्त ऐसी प्रक्रिया है कि इजी हो जाता है। तो ये अपीयरेंस जरूरी है, नहीं आया तो उसके अगेंस्ट में डिक्री हो जाएगी, सूट को एडमिट कर लिया जाएगा। अब देखें, ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 कहता है प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस, कोर्ट में जब अपीयर हो उसकी क्या क्या प्रोसीजर है, यानी अपीयरेंस की, यानी आने की, यानी पेश होने की क्या अपीयरेंस है। तो कहता है रूल 3 का क्लॉज 1 कहता है अपीयर हो, सेल्फ अपीयर हो या प्लीडर के जरिए अपीयर हो, 10 दिन के भीतर खुद आए या अपने अधिवक्ता के साथ आए या अधिवक्ता के जरिए आए या अधिवक्ता आपको अधिवक्ता अपीयर करे। यहां एडवोकेट नहीं लिखा है, यहां प्लीडर लिखा है, ध्यान रखना। तो 10 दिन के भीतर स्वयं आए या प्लीडर के जरिए आप अपीयर हो 10 दिन के भीतर, ध्यान देना। रूल 3 का क्लॉज 2 कहता है डीम्ड सर्व्ड, अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आता है और कोर्ट में आकर उसने अपना एड्रेस दिया, यानी उसने अपने कोई रिप्लाई दिया, WS दिया या अपनी अपीयरेंस दी और उसमें अपना एड्रेस लिखा और उस अपीयरेंस पे, उस एड्रेस पे वो नहीं पाया जा रहा है या छोड़ दिया एड्रेस, तो भी माना जाएगा कि सर्व हो चुका। देखिए यही इसकी खासियत है, खूबसूरती ऑर्डर 37 की। नहीं रहा, नहीं मिला, आया नहीं तो भी सूट डिक्री हो जाएगी, सम्मन सर्व माना जाएगा अगर जो डिफेंडेंट ने अपना एड्रेस दे दिया तो। ऑर्डर 3 का रूल 3 कहता है कि ऑन डे ऑफ अफेयरेंस डिफेंडेंट नोटिस देगा। अब 3 के 1 में आए, स्वयं आए या अपने प्लीडर के जरिए आए या प्लीडर को भेजे, ऐसे आने पर रूल 3 के 3 में आया, बी, ए ने पैसे लिए थे, बी ने मुकदमा डाला, तो जो डिफेंडेंट होगा यानी जिसके अगेंस्ट में मुकदमा डाला जा रहा है वो नोटिस देगा भाई, जिसने केस डाला उसको बताएगा मैं आ गया हूं,
या उसके वकील को कहेगा हाँ जी मैं आ गया हूं, आपने मेरे अगेंस्ट में मुकदमा डाला था और मैं यहां आ गया हूं, वो नोटिस देगा। ये नोटिस रिटर्न भी हो सकता है और कोर्ट में आने पर एडमिट वैसे ही माना जाएगा कि हाँ ये आया हुआ है। तो यानी जिसने मुकदमा डाला उसकी लायबिलिटी एक तरीके से बंद हो जाती है। जिसके ऊपर मुकदमा डाला गया वो 10 दिन के भीतर आए, आने पर जिसने मुकदमा डाला उसको बताया, उसके प्लीडर को बताया जी मैं आ गया हूं। ऑर्डर 3 रूल 3। अब देखिए ऑर्डर रूल 3 का जो सब क्लॉज 4 है वो कहता है आ गया डिफेंडेंट, भाई जब अपोजिट डिफेंडेंट आ गया तो सम्मन फॉर जजमेंट कर दिया जाएगा फॉर्म 4A अपेंडिक्स 4B में। जैसी आया तो प्लेंटिफ उसको बोलेगा ले भाई सम्मन फॉर जजमेंट, तेरे अगेंस्ट में ये सम्मन दे रहा हूं कि इसकी जजमेंट अब होगी। अपेंडिक्स 4B फॉर्म 4A याद रखें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवीजन मारता हूं। रूल 3 का 1 कहता है 10 दिन के भीतर आए। रूल 3 का सब क्लॉज 2 कहता है एड्रेस अगर छोड़ भी चुका हो डिफेंडेंट तो वही एड्रेस माना जाएगा जो लास्ट उसने दिया है। ऑर्डर 3 का रूल 3 कहता है, सॉरी रूल 3 का सब क्लॉज 3 कहता है कि आने पर जो प्लेंटिफ है उसको बताएगा, नोटिस देगा। रूल 3 का सब क्लॉज 4 कहता है कि जैसी आएगा उसने नोटिस दिया तो उसने जिसने मुकदमा डाला यानी जो प्लेंटिफ था उसको कहेगा ले सम्मन फॉर जजमेंट, तेरे अगेंस्ट में जजमेंट हो रही है फॉर्म 4A अपेंडिक्स 4B के तहत। अब ये हो गया जी रूल 3 से लेकर 3(1) से लेकर 3(1)(4) तक। अब है लीव टू डिफेंड, यानी इसके तहत अपना मुकदमा लड़ने के लिए भी अदालत की अनुमति चाहिए होगी, तो लीव टू डिफेंड लेना पड़ेगा। लीव टू डिफेंड होता है अदालत से अपना पक्ष रखने की अनुमति। ठीक है, तो रूल 3 का सब क्लॉज 5 कहता है भाई जब 3 के सब क्लॉज 4 में सम्मन फॉर जजमेंट मिल गया, जब उसे प्लेंटिफ ने दे दिया ले भाई अब तेरे अगेंस्ट में ये सम्मन दे रहा हूं और इस सम्मन के तहत अब तेरे अगेंस्ट में जजमेंट हो जाएगी, तो डिफेंडेंट को 10 दिन के भीतर सम्मन फॉर जजमेंट के मिलने के 10 दिन के भीतर अप्लाई करे। क्या अप्लाई करे? लीव टू डिफेंड, कि साहब ये मेरे को ऐसे ऐसे प्लेंटिफ ने ये सम्मन दिया है, सम्मन फॉर जजमेंट, तो अब मुझे इसके तहत अनुमति दी जाए कि मैं कोर्ट में अपना केस लड़ सकूं। तो उसके लिए अनुमति मांगेगा। तो कोर्ट दे भी सकती है अनुमति, नहीं भी दे सकती। देगी तो यूं भी दे सकती है और या शर्त के साथ भी दे सकती है, यानी कोर्ट बाशर्त भी दे सकती है, बिना शर्त भी दे सकती है और कोर्ट नहीं भी अलाउ कर सकती है। अगर जो मान लीजिए डिले हो गया तो अलाउ नहीं भी होगा। ठीक है, ऑर्डर 37 रूल 3 का सब क्लॉज 5 10 दिन के भीतर करना पड़ेगा। रूल 3 के सब क्लॉज 6A और 6B में देखें। रूल 3 के सब क्लॉज 6A कहता है प्लेंटिफ इंटाइटल फॉर जजमेंट, अगर जो डिफेंडेंट ने लीव टू डिफेंड अप्लाई नहीं किया यानी कोर्ट की अनुमति नहीं ली है तो उसके अगेंस्ट में जजमेंट हो जाएगी, या लीव टू डिफेंड कोर्ट ने मना कर दिया तो भी प्लेंटिफ के पक्ष में डिक्री हो जाएगी, जजमेंट हो जाएगी। रूल 3 का सब क्लॉज 6 का B कहता है लीव टू डिफेंड अलाउ किया, अगर अलाउ किया तो कोर्ट सिक्योरिटी मांग सकती है। सिक्योरिटी यानी कोर्ट यह कह सकती है ये मुकदमा 1 लाख रुपए का है तो आप 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी कोर्ट में जमा कीजिए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी लीव टू डिफेंड यानी कोर्ट की अनुमति के लिए सब चीजें जरूरी हैं कि रूल 3 का सब क्लॉज 5 सम्मन फॉर जजमेंट मिलने के 10 दिन के भीतर अप्लाई करे लीव टू डिफेंड यानी कोर्ट से मुकदमा लड़ने की अनुमति, और रिफ्यूज किया गया या लीव टू डिफेंड माना नहीं गया या अलाउ नहीं हुआ तो सीधे जो जिसने मुकदमा डाला है जो प्लेंटिफ है उसके फेवर में डिक्री हो जाएगी। अब देखते हैं और भी रूल्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। रूल 4 कहता है पावर टू सेट असाइड डिक्री और एक्सक्यूशन ऑर्डर। कोर्ट को ऐसा लगता है कि रह गई जैसे कुछ
ऐसी चीज रह गई जो उसकी नॉलेज में नहीं आई, या डिफेंडेंट ऐसी चीज नॉलेज में लेकर आया, तो डिक्री सेट असाइड हो सकती है, यानी निरस्त हो सकती है, एक्सक्यूशन ऑर्डर भी निरस्त हो सकता है। ध्यान रखें। रूल 5 कहता है कि अगर डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने कोई बिल रखा, कोई डॉक्यूमेंट रखा, मतलब इनसे रिलेटेड बिल ऑफ एक्सचेंज से, हुंडी से, प्रोमाइजरी नोट से, रिकवरी से, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, तो कोर्ट अपने ऑफिसर को कह सकती है कि इसके डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया जाए, अपने पास रख सकती है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी रीडर, यानी उसका क्लरिकल स्टाफ या उसका पीए, तो कोर्ट के अंदर सुरक्षित रख सकती है। रूल 6 कहता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटिंग यानी जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट के द्वारा दिए हुए डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखा, अपने पास रखा, और नोटरी से उसकी नोटिंग कराई, उसमें भी एक्सपेंडिचर लगता तो वो एक्सपेंडिचर भी मांग सकता है। रूल 7 कहता है जो प्रोसीजर है वो वैसे ही होगा जैसे कोई ऑर्डिनरी सूट का होता है, यानी ऑर्डिनरी सूट का मतलब ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो समरी प्रोसीजर में डिफेंडेंट आ जाता है, अपीयर हो जाता है, तो उसके तहत जो बाकी जो प्रक्रिया है वो ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेंगी। दो केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। मैकलैक इंजीनियर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट्स। इसके अंदर बताया गया कि लीव टू डिफेंड कैसा हो। आपके खैर एग्जाम के लिए अगर जो आप प्रारंभिक एग्जाम दे रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हैं, तो लीव टू डिफेंड के विषय में अधिक नहीं पूछेगा, बस वो ये जानना चाहता है कि ये कौन से केस से रिलेटेड है। लीव टू डिफेंड का ये बताया गया है कि कोई ऐसा कॉज हो, कोई ऐसा ट्राइबल इशू हो, यानी उसको कोर्ट को लगे हाँ भाई उसका जेन्युइन ग्राउंड है, तो उसे लीव टू डिफेंड दिया जाएगा, यानी कोर्ट की अनुमति मिलेगी उसको। दूसरा केस है निभा कपूर वर्सेस जयंती लाल। ये बताया गया है कि ऑर्डर 37 के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर 37 के पीछे ये पब्लिक इंटरेस्ट है कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड किसी भी मुकदमे का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, वो समाज के इकोनॉमिक हित के लिए है। आइए एक बार इसका रिकैप करें। मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डर 37 क्यों है, तो आप ये बता सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट है इसके पीछे, स्पीडी ट्रायल है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द सूट है। आपसे पूछे कौन कौन सी कोर्ट में, सारी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, रूल 1 के तहत। रूल 1A के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, प्रोमाइसरी नोट है, गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, या रिकवरी है कोई। ऑर्डर 2 में पूछेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऑर्डर 2(1) के सी में आप बताएंगे, हेडिंग में 37 लिखना जरूरी है, ऑर्डर 37। 2(2) में आप बताएंगे सम्मन होता है, 4 में फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी। 2 के 3 में बताएंगे अपीयरेंस जरूरी है, नहीं आया तो ये माना जाएगा कि डिक्री उसके फेवर में की जाए। रूल 3 में प्रोसीजर बताता है, 3(1) में अपीयर होना है, जैसे मुकदमा पड़ता है तो 10 दिन के भीतर अपीयर होना है उसके पास। रूल 3 के 2 में कहता है अगर डिफेंडेंट ने जो एड्रेस दिया वो नहीं वहां पे सम्मन जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व होगा, फिर भी माना जाएगा। ऑर्डर 3 का 3 कहता है कि डिफेंडेंट आएगा तो प्लेंटिफ को या उसके वकील को नोटिस देगा, जी मैं आ गया हूं, ठीक है, और जैसी आएगा वैसे उसको प्लेंटिफ रूल 3 के सब क्लॉज 4 में सम्मन फॉर जजमेंट दे देगा, जो कि अपेंडिक्स 4B के का फॉर्म नंबर 4A है। लीव टू डिफेंड है 3 के 5 में और 3 के 6 में। रूल 3 का 5 कहता है सम्मन फॉर जजमेंट मिलेगा जैसे ही मिलने के 10 दिन के भीतर कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट चाहे तो शर्त के साथ या बिना शर्त के साथ अनुमति दे सकते, नहीं भी दे सकती। रूल 3 का 6 कहता है अनुमति नहीं मिली कोर्ट की तो जिसने मुकदमा डाला, जो प्लेंटिफ है, उसके फेवर में डिक्री हो जाएगी। 3 का 6 कहता है लीव टू डिफेंड अप्लाई किया और अलाउ हो गई तो कोर्ट सिक्योरिटी मांग सकती है। रूल 4 कहता है ऐसी डिक्री अगर तो 37 में हो गई, ऑर्डर हो गई या एक्सक्यूशन ऑर्डर, वो उसको सेट असाइड हो सकता है, वो निरस्त की जा सकती है। रूल 5 कहता है
कोर्ट के पास जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, वो अपने पास जब्त कर सकती है। रूल 6 कहता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट रखने में जो प्लेंटिफ का एक्सपेंडिचर लगा वो मिल जाएगा। और रूल 7 कहता है इसकी बाकी की जो भी प्रोसीजर होगी वो एक ऑर्डिनरी सूट की तरह होगी। उम्मीद है ये छोटे फॉर्म में मैंने ऑर्डर 37 बताया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।